नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं जुडिशरी का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 डिस्कस किया था। पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की हायरार्की होती है, एपेक्स कोर्ट क्या है, वहां पे हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स हमने देखा था। उसके बाद हाई कोर्ट देखे थे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखा था, मुंसिफ कोर्ट देखा था। दूसरे लेक्चर में हमने बात किया था कि कैसे उनका जो साइलेंट फीचर्स थे, क्या क्या थे कोर्ट जुडिशरी के, और साथ ही साथ हमने देखा था कि एडवोकेट जनरल कैसे काम करते हैं, सॉलिसिटर जनरल कैसे काम करते हैं, और अटॉर्नी जनरल कैसे काम करते हैं, और वो सेंट्रल लेवल पे कैसे काम करते हैं अटॉर्नी जनरल, स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल कैसे काम करते हैं, उनकी शक्तियां क्या है, उनको किस अनुच्छेद में रखा गया था, आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया था। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। और जो 4 प्रश्न हमने पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर दिया, पर बहुत सारे बच्चों ने उस चीज को छोड़ दिया। तो जो भी प्रश्न हम पूछ रहे हैं आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, इससे आपको क्वेश्चन कभी भूलोगे नहीं, और अगर क्वेश्चन वो एंट्रेंस एग्जाम आया आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे। जो भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, अगर मान लीजिए जुडिशरी में 10 लेक्चर हो रहा है, अब हर लेक्चर में अगर मैं 5 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हूं आपसे, तो लगभग 50 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही तैयार कर दिए। और यकीन मानिए अगर ये 50 क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया है तो आप ये 50 क्वेश्चन नहीं भूलने वाले हो। और वो 50 क्वेश्चन ऐसे जो पूरे जुडिशरी टॉपिक को कवर कर देंगे आपके। और साथ ही साथ जब हम आपको ऑनलाइन एमसीक्यू फॉरवर्ड में पीवाईक्यू कराएंगे, तो आप देखना आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, बिना ऑप्शन के भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इस लेवल का कॉन्फिडेंस, इस लेवल का आपका तैयार हो जाएगा। तो बच्चों आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें, जो भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं उसमें आप जरूर उसका आंसर बताया करें। चलिए जुडिशरी का पार्ट 3 है, उसको हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा जुडिशरी का पार्ट 3 है इसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन, रूल एंड इम्पार्शियलिटीज, ठीक है, यानी संविधान, भूमिका और निष्पक्षता। जैसे जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी के अंदर बेसिकली देखिए अब क्या था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की बात क्लास 11 के एनसीईआरटी में की गई है, पर क्लास 12 के एनसीईआरटी में जुडिशरी चैप्टर है, तो यहाँ पे जो भी रोल है उसका वो कैसा होने वाला है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर जो भी उसके इम्पार्शियलिटीज है, ठीक है, कि वो इम्पार्शियल ना हो, वो किसी पे बायस ना हो, वो एकदम इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष वो रहे। तो यहाँ पे जुडिशरी की बात की गई है और जुडिशरी का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन अगर प्रॉपर काम कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल हमारा जुडिशरी भी प्ले करता है। क्योंकि अगर जुडिशरी निष्पक्ष नहीं रहेगा तो वहां पे अगर बायस हुआ तो कहीं ना कहीं जो या तो क्या करेगा, सरकार के फेवर में दे देगा, तो आम जनता को बहुत प्रॉब्लम पड़ जाएगी, ठीक है। तो जुडिशरी का बायस होना मतलब अनबायस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो अगर बायस हो जाएगा तो वहीं पे लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया, चलिए इसको देखते हैं थोड़ा थोड़ा। द जुडिशरी इन द इंडिया derive its power and functions from the constitution, which till date remains the fundamental legal text for the functioning of Indian democracy। यानी कि भारत में न्यायपालिका अपनी शक्तियां और कार्य संविधान से प्राप्त करती है। इसका जो पावर एंड फंक्शन जो दिया गया, शक्तियां और कार्य, देखिए अब ये क्वेश्चन सीधे मिलेगा, सीधे क्वेश्चन से मिल जाएगा कि जो न्यायपालिका है उसको शक्तियां कहां से मिली है। तो न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं या कार्य हैं ये संविधान में प्राप्त है, ठीक है। जो उसके पावर एंड फंक्शंस हैं दे आर ड्राइव इन दियर कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया उसके पावर एंड फंक्शन के बारे में। ये प्रश्न पूछा गया है लास्ट ईयर, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। जो आज तक भारतीय लोकतंत्र के कामकाज के लिए मौलिक कानूनी पाठ बना हुआ है, ठीक है। तो कैसे काम करता है, क्या उसके पावर है, क्योंकि देखिए सबको जिसकी पावर और उसके रोल के बारे में अगर नहीं पता रहेगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, एक दूसरे में इंटरफेयर करने लगेगा। इसलिए लेजिस्लेशन का क्या काम है, विधायिका का क्या रोल है ये भी बताया गया है पूरा, उसकी शक्तियां क्या है ये भी बताया गया है, एग्जीक्यूटिव की क्या शक्तियां हैं, क्या उसके रोल है, क्या उसका कार्य है, बताया गया है। जुडिशरी का भी क्या कार्य है, कितनी शक्तियां हैं, ये सब कुछ संविधान के अंदर बताया गया है, जिससे एक दूसरे को ये सपोर्ट करें और साथ में मिलकर काम करें वहां पे, ठीक है, एक दूसरे को वॉचडॉग का काम करते रहे यहाँ पे। तो जुडिशरी के अंदर क्या वो चीजें हैं उसको हम देखते हैं, पर इनकी जो शक्तियां और जो कार्य है ये कहां पे हमें मिला है, तो वो हमारे संविधान में ही दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला पॉइंट इसके अंदर आता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, तो यानी संवैधानिक सुरक्षा उपाय के रूप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका अगर स्वतंत्र नहीं रहेगी तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा,
बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर मिसमैनेज हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा उसका मिसयूज होने लगेगा। जैसे मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में एग्जांपल दिया था, किसी व्यक्ति का अगर जमीन चला गया वहां पे रोड में और वो कोर्ट गया कि मुझे मुआवजा नहीं मिला है, अगर वो जस्टिस मतलब लॉ जो है वो फेवर में हो गया गवर्नमेंट के, अगर वो नहीं थे तो कितना ज्यादा मतलब लोगों का नुकसान होगा, लोगों के अधिकारों का हनन किस लेवल पे होगा, आप ये सोच भी नहीं सकते हो। तो जस्टिस यानी लॉ का इम्पार्शियल होना बहुत जरूरी है, लॉ का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वो किसी सरकार के दबाव में आकर अगर काम करने लगेगा तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ अन्याय होना शुरू हो जाएगा। पर जुडिशरी जो है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये स्वतंत्र बॉडी है, ये अपने हिसाब से काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते इसमें देखिए क्या बोला गया है। as has been discussed in the part first legal studies article 50, article 50 में हमने क्या इसको डिस्कस किया था उसके बारे में देखते हैं। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज बाय रूल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रूल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के बारे में बताया गया कहां पे, आर्टिकल 50 के अंदर। तो आर्टिकल 50 भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक में आया है, तो वो आपके क्वेश्चंस में भी आने के चांसेस उसके बनते हैं। जैसे दिया गया है, जैसा कि भाग कानूनी अध्ययन में चर्चा की गई है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50, फिर से देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका की स्वतंत्रता का नियम देता है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का नियम कहां पे है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 में इस बात को रखा गया है। ये चीजें एकदम बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये आर्टिकल याद रख लेना है। पहले लेक्चर में आर्टिकल क्या था आपका, 76 था, उसके बाद क्या था आर्टिकल 126 था, उसके बाद अभी क्या आया है आपका आर्टिकल 50। तो जितने भी आर्टिकल्स आपके टेक्स्ट बुक में आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपको उसको देख लेना है अच्छे से। ठीक है, देखिए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 में क्या दिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बताया गया है कि वो स्वतंत्र है और उसमें नियम उसके बताए गए हैं। ठीक है, दिस इज अंडरस्टूड एज जुडिशियल ऑटोनॉमस स्टेटस सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विंग्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको अलग रखा गया है, क्योंकि इसको अलग नहीं रखोगे, देखिए इंडिपेंडेंट कब होगा, जब उसको अलग रखोगे आप तभी तो वो इंडिपेंडेंट होगा। तो अलग है जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया है ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे वहां पे। ठीक है, वो संस्था इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, चलिए उसी चीज को हिंदी में भी दिया, चलिए देख लीजिए। न्यायपालिका की स्थिति के रूप में समझा जाता है सरकार की कार्यकारी विधायी शाखाओं से अलग है, यानी जो न्यायपालिका है उसको अलग रखा गया है। अगला है आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हेल्प टू मेंटेन रूल ऑफ लॉ। तो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कानून का शासन होगा। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा जुडिशरी तो वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वो किसी दूसरे का अगर बात सुनने लगेगा तो फिर तो लॉ की बात ही नहीं होगी। क्योंकि लॉ में अगर मान लीजिए जमीन का ही बात ले, जमीन में क्या था कि जमीन उसकी गई है तो कानून ये कहता है कि कानून के हिसाब से उसके अधिकारों का हनन हुआ है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए वहां पे। पर अगर सरकार की बात अगर जुडिशरी सुनने लगेगी तो वहां पे क्या होगा, रूल ऑफ लॉ तो रहेगा ही नहीं, फिर कानून का शासन रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है सीधे वहां पे जुडिशरी उसके इन्फ्लुएंस में आ जा रही है गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, विधि का शासन होना बहुत जरूरी है, रूल ऑफ लॉ। इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस, अब विधि का शासन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुड गवर्नेंस भी बोलेंगे। क्रिएटिंग अ फ्री एंड फेयर सोसाइटी, फ्री एंड फेयर सोसाइटी मतलब सभी के लिए समान रूप से क्या करना, न्याय देने की बात करना, सभी के अधिकारों की बात करना, यहाँ पे फ्री एंड फेयर सोसाइटी की बात करता है। ठीक है, और इस चीज से याद रखिएगा रूल ऑफ लॉ में क्या है, विधि का शासन, क्या है विधि का शासन। ठीक है, हिंदी में देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता कानून के शासन के बनाए रखने के लिए, सुशासन सुनिश्चित करने और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष समाज बनाने के लिए मदद करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं द इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ द जुडिशरी एंड रूल टू बी परफॉर्म्ड बाय इट can be understood as two sides of the same coins. In this context, one must understand the reason for the granting a special status to the judiciary. तो ये एक ही सिक्का, इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ जुडिशरी का है, ये क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू के तरफ में है यहाँ पे। ठीक है, उसको हिंदी में देना पड़ेगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थिति और उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका है इस एक ही
सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो या तो उसकी स्वतंत्र स्थिति की बात किया जाए, या तो उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाएं हैं, जो वो रोल प्ले करता है, वो क्या है, एक ही सिक्का के दो पहलू है, यानी वो क्या है, एक ही चीज दोनों कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली रूल ऑफ लॉ को ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं वहां पे, उसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझा जा सकता है। इस संदर्भ में न्यायपालिका को विशेष दर्जा देने के लिए कारकों को समझाना चाहिए। तो देखिए, विशेष दर्जा तो बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि न्याय दिलाने के लिए और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए जुडिशरी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेती है, और वहां पे रूल ऑफ लॉ ही रहे, मतलब पूरे देश में रूल ऑफ लॉ ही रहे, इसका अनुपालन भी सरकार के द्वारा कराती है। अगर सरकार रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करती है, तो वहां पे जुडिशरी खड़ी होती है लोगों के सामने और सरकार को लाती है कि आपको रूल ऑफ लॉ के तहत ही चलना होगा, आपको अपनी मर्जी से नहीं चलना होगा। आपकी जो शक्तियां हैं, आपके जो कार्य करने की पावर है, शक्ति दिया गया है, मोड दिया गया है, जो संविधान में दिया है, आपको उसी हिसाब से काम करना होगा, यानी रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना होगा। यदि कोई सरकार रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करती है, तो वहां पे जुडिशरी आएगी और वहां पे सरकार को बोलेगी कि आपको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना होगा, आपने इस जगह पे रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया है, आपको इसको फॉलो करना होगा। तो जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा है, देखिए, फर्स्ट, जुडिशरी इंडिपेंडेंट इज लिंक टू द रोल ऑफ अ वॉचडॉग इन अ डेमोक्रेसी। तो वॉचडॉग का काम करती है, इंडिपेंडेंट है तभी तो देख पा रही है कि क्या वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं, सरकार अपने काम को सही से कर रही है या नहीं, कहीं वो मिसयूज तो नहीं कर रही है अपनी पावर को, तो उसका वॉचडॉग कौन करता है, जुडिशरी करता है वहां पे, ठीक है। आगे है, इट मॉनिटर द मेंटेन द चेक एंड बैलेंस ओवर द अदर आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। चेक एंड बैलेंस का काम वही चीज है कि नियंत्रण रखता है कि क्या वो अपने काम को सही से कर रहे हैं कि नहीं, जो उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज है क्या उसको सही से कर रहे हैं या नहीं। तो जो गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स हैं, ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती हैं, जिससे सब लोग अपना काम परफेक्टली अच्छे से करें, कोई भी अपने मन से काम न करे, जो शक्तियां उनको पार्लियामेंट में दी गई हैं वो उन्हीं शक्तियों के अनुसार वो कहां पे काम करें, उसका मिसयूज न करें। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तीनों संस्था है, ये एक दूसरे को क्या करती है, चेक एंड बैलेंस का काम करती है वहां पे, ठीक है। जुडिशरी भी वहां पे क्या करती है, चेक एंड बैलेंस का काम करती है। अदर टू विंग्स जो है, यानी लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव पे चेक एंड बैलेंस का काम करती है। द जुडिशरी इमर्ज एज द मेडिएटर व्हेन एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट exercise excess power which tends to violate the larger society or individual interest। तो यहाँ पे क्या होगा, जुडिशरी बीच में आएगी जब क्या होगा, मिसयूज करेंगे, मिसयूज ऑफ पावर करेंगे कुछ लोगों के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी, या तो बहुत बड़ी सोसाइटी के लिए। तो वहां पे कौन आएगा, जुडिशरी आएगा और उस काम को रोकने की कोशिश करेगा, रोक के देगा वहां पे। तो जुडिशरी की बात क्या है, वॉचडॉग का काम कर रहा है, चेक एंड बैलेंस कर रहा है। साथ ही साथ अगर सरकार पार्लियामेंट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से नहीं चलेगी, तो वहां पे उनको रोकने का काम कौन करेगा, जुडिशरी करने वाला है, ठीक है। और सरकार को जुडिशरी की बात वहां पे माननी भी पड़ेगी, बिकॉज अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो सरकार का बहुत मासेस में विरोध करने लगेगी पब्लिक, अगर वो जुडिशरी की बातों को नहीं मानेंगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फॉर इंस्टेंस द इंडियन पुलिस हैज एक्सटेंसिव पावर फॉर क्रिमिनल डिटेंशन एंड गैदरिंग एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल्स। तो ऐसा आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, कभी कभी क्या होता है कि थर्ड डिग्री टॉर्चर करने लगते हैं पुलिस वाले, तो उसको रोकने का काम कौन करता है, जुडिशरी करता है, कि आपको ये इंट्रोगेशन कर सकती है, आप पूछताछ कर सकते हो, और उसके बिहाफ पे आप वहां पे क्या कर सकते हो, थोड़े बहुत फोर्स को यूज कर सकते हो और एफआईआर लिख के मतलब काम करो। पर आप किसी को इस लेवल इंट्रोगेशन में किस लेवल पे मार पीट दो कि उसकी जान ही चली जाए। पुलिस कस्टडी में बहुत डेथ होने लगी थी, तो वहां पे फिर जुडिशरी आगे आया था, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव में पुलिस क्या कर रही है, अपना काम कर रही है, वहां पे क्या हो रही है, इतना मार दे रही है कैदी को कि वो वही मर जा रहा है। उसको सजा हो या ना हो, पुलिस अपने यहाँ इंस्टेंट सजा दे रही है उसको। तो वहां पे जुडिशरी आगे आया कि एग्जीक्यूटिव आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, आप एक्सेस यूज कर रहे हो, आप ऐसा यूज कर रहे हो अपने पावर को कि किसी की आप जान ले रहे हो, जो कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते हो। तो वहां पे जुडिशरी क्या करता है, आगे आया और उस चीज को रोका वहां पे, ठीक है। ऐसी चीजों पे भी जुडिशरी आगे आता
क्या है, जनरली पुलिस में क्रिमिनल्स पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव फोर्स यूज करने लगती है पुलिस, तो उसको भी रोकने का काम कौन करता है यहाँ पे, जुडिशरी करता है। It is common for the police to interrogate suspect criminal in order to gather the best evidence of the crime। तो पुलिस का ये काम है, पर आप इस लेवल से मत करो कि किसी की जान चली जाए। अब ठीक है, पुलिस थोड़ा बहुत मार पीट दे तो वो जस्टिफाई है कि ये मुंह नहीं खोला था, थोड़ा बहुत मार दिया, पर किसी को इस लेवल का मार देना कि वो व्यक्ति मर जाए, तो ये इंट्रोगेशन का तो पार्ट 1 है, फिर तो क्या जान पूछताछ क्या होगी जब वो व्यक्ति ही मर गया तो। ठीक है, और ऐसे बहुत केसेस देखने को मिले थे, तो वहां पे ये बोला गया कि आप लिमिटेड फोर्स ही यूज कर सकते हो, बहुत लिमिटेड फोर्स को उस वहां पे बोला गया था। जुडिशरी वहां पे इंटरफेयर करा था वहां पे, ठीक है, पुलिस कस्टडी में कैसे आपको वहां पे इंट्रोगेशन करना है, इसमें क्या हुआ, इंटरफेयर किया जुडिशरी, क्योंकि वहां पे एक्सेसिव फोर्स को यूज हो रहा था, मिस यूज ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ नहीं इंप्लीमेंट हो रहा था। ठीक है, अपने हिसाब से वहां पे लोगों को मारा पीटा जा रहा था। ठीक है, उसी चीज को देखिए, अपराध का सबसे अच्छा सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस द्वारा संदिग्ध अपराधियों पर पूछताछ करना आम बात है। तो पूछताछ करना, इंट्रोगेशन करना आम बात है, पर किसी पे आप एक्सेस फोर्स यूज नहीं कर सकते हो, इसको रोकने का काम जुडिशरी ने किया था। ठीक है, पूछताछ करना सही है, पर किसी को ऐसा पूछताछ करना कि वो व्यक्ति मर जाए, ऐसी चीजों से रोका गया था। आगे है, however such powers should not impinge upon the right of the accused or the suspect criminals। ठीक है, हालांकि ऐसी शक्तियों से अभियुक्त या संदिग्ध अपराधी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अब अगर आप पूछताछ कर रहे हो तो उसके भी तो अधिकार है। सपोज मान लीजिए हर व्यक्ति का अधिकार है भाई, ह्यूमन राइट्स जो है वो सभी को दिया गया है समान रूप से। अब भले वो व्यक्ति अपराधी है, पर उसका भी तो अधिकार है ना जीने का। ठीक है, लॉ उसकी जिंदगी को मतलब सजा दे के उसको क्या कर सकती है, मतलब सजा दे सकती है, पर पुलिस कस्टडी के अंदर उसको मार के जान से मार देना वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके भी अधिकार है, वो अपनी बातों को भी रखने का अधिकार उसके पास है। अब वो सही है गलत है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, उसको क्या सजा होगी ये कोर्ट डिसाइड करेगा, पर उसको अपनी बात रखने का तो अधिकार है। तो पुलिस को यह है कि आप पूछताछ करिए, पर आपको इस लेवल का टॉर्चर नहीं करना है कि उस व्यक्ति की जान चली जाए। ठीक है, क्या बोला कि हालांकि ऐसी शक्तियों के अभियुक्त या संदिग्ध अपराधी को अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो उसका भी अधिकार अपनी बातों को रखने का, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, चाहे वो भले ही अपराधी क्यों ना हो। ठीक है, उनको भी सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, उनको भी कोर्ट में सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। An accused cannot be concerned it give statement pointing to his her guilt। और ये भी बोला गया, जैसे पहले क्या होता था, बहुत मतलब पुलिस इस लेवल का टॉर्चर कर देती कि वो अपने गुनाह को कबूल कर लेता था। भाई किसी को डंडे डंडे कोई मार रहा है और बार बार बोले कि नहीं तुम ही मारे, तो अपनी जान बचाने के लिए, उस चोट से बचने के लिए उसने क्या बोला कि हाँ हम नहीं मारा है। फिर तो ऐसे क्या हुआ कि पुलिस किसी को भी चाहे, तो फिर पुलिस के पास क्या हुआ, रूल ऑफ लॉ कहां रहा, वो तो पुलिस फिर अपना एक्सेसिव फोर्स यूज करेगी, जिसको मन उसको 10 डंडे मारेगी, उसको मुलजिम बना के जेल भेज देगी। तो वहां पे फिर रोका गया कि जो भी पुलिस कस्टडी में बयान दिया है अभियुक्त, जो मतलब वहां पे फंसा है, जिसके खिलाफ पुलिस उसको अरेस्ट करके लाई है, वो अगर पुलिस कस्टडी में अगर ये कह भी रहा है कि हाँ ये हत्या मैंने ही करी है, तो उसको सजा नहीं, भाई मैंने नहीं करी यार, समझा रहे हैं एक अपने आप को ले लिए, मैं हत्यारा नहीं भाई, मैं टीचर हूं, पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ समझाने की बात यह है कि पुलिस कस्टडी में अगर मैंने कह भी दिया कि मैंने ये हत्या करा था, और फिर अगर मैंने कोर्ट में जाके बोला कि मैंने हत्या नहीं करा था, मैं यहां था ही नहीं, तो मेरी बातों को वहां पे माना जाएगा। अगर मैंने फैक्ट दे दिया, मेरा एडवोकेट जो एडवर्सल सिस्टम ऑफ मॉडल पे काम कर रहा है, उसने ये फैक्ट दे दिया कि वाकई जिस दिन ये मर्डर हुआ मैं था ही नहीं, मैं तो ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो मैं क्या होऊंगा, बरी हो जाऊंगा। मैं भले ही पुलिस कस्टडी में मैंने बोल दिया कि हाँ इसकी हत्या मैंने ही करी थी, पर अगर ये बात मैंने प्रूफ कर दी कि मैंने हत्या नहीं करा, मैं कोर्ट में पुलिस के बयान ने पूछा तो मैंने कबूल कर लिया, पर मैं वहां पे कोर्ट में पलट गया और अपनी मैं पलटी हुई बात को ही प्रूफ कर दिया कि मैंने नहीं किया था, तो वहां पे मेरी बातों को माना जाएगा और मेरे फेवर में वहां पे डिसीजन आ जाएगा, अगर हम ये बात प्रूफ कर दिए कि हमने मर्डर नहीं किया था। भले पुलिस कह दे कि मेरी चार्जशीट में है, ये है, मैंने इन्होंने कबूल किया है तभी मैंने इनको अरेस्ट किया, पर उस बात को जो जुडिशरी है वो खारिज कर देगी। वो फैक्ट जो भी होंगे वो क्या होंगे, वहां पे
आपके देखने के बाद वो डिसीजन देगी कि भाई हो सकता है कि जान बचाने के चक्कर में आपने वहां पे कबूल कर लिया था। तो जो भी व्यक्ति अगर पुलिस कस्टडी में कोई चीज को कबूल करता है उसको कोर्ट कंसिडर नहीं करती है। मोटा मोटी आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका, दिस राइट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड टू द एक्यूज अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। और ये कहां पे दिया गया है कि अपनी बात को रखने का भी अधिकार है, तो वो रखा गया है यहाँ पे, अपनी बात को रखने का अधिकार है। और साथ ही साथ अगर हमने पुलिस कस्टडी में किसी चीज को अगर एक्सेप्ट किया है तो वो हमारा विटनेस नहीं बन सकता है। मैं स्वयं का विटनेस नहीं बन सकता हूं। ठीक है, मैंने अब अगर बोल भी दिया कि हाँ मैंने ही मर्डर किया था, तो पुलिस ये नहीं कह सकती कि सर इसी ने बोला था, मैं वहां पे अपने खिलाफ मतलब गवाही नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसा कोर्ट प्रिवेंट रोकता है उसको। वही आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में वही बोला गया है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट अ पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। वो खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, अगर दिया भी तो कोर्ट उसको कंसिडर नहीं करती है, उसको खारिज कर देगी वहां पे। ठीक है, इसी चीज को हिंदी में दिया गया है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 के अंदर दिया गया है, के तहत आरोपी को संवैधानिक रूप से गारंटी दी गई है। ठीक है, जिसमें कहा गया है किसी भी अपराध में आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही करने से मजबूर नहीं किया जाएगा। मतलब उसी के खिलाफ, उसी से आप मजबूर नहीं कर सकते कि आप वहां पे बयान दो। ठीक है, कि तुमने ही उस व्यक्ति को मारा है, इस बात के लिए आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते हो। अगर मैंने मारा है तो ये बात आप प्रूफ करो, मुझसे नहीं बुलवाना है, मुझे मजबूर नहीं करना है। अगर मैंने मारा है तो आप इस बात को कोर्ट में प्रूफ करिए। ठीक है, मेरे कहने पे कि मैंने ही मारा है ये आप कोर्ट में बोलोगे तो ये प्रूफ नहीं होता कि मैंने मारा है। मैंने मारा है ये बात आपको प्रूफ करना पड़ेगा अपने फैक्ट के अनुसार, मेरे कहने से नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो आप इस चीज को? आपको तथ्य देना होगा भाई, वो फैक्ट देने होंगे कि ये फैक्ट है, इनके फिंगरप्रिंट है, इनका डीएनए है, इनका कपड़ा है, इनका ब्लड मिला, ये फैक्ट देना होगा। सिर्फ मेरे कहने से कि मैंने इस व्यक्ति को मार दिया पुलिस कस्टडी में, ये कोर्ट कंसिडर नहीं करने वाला है। मैं अपने खिलाफ गवाही नहीं दूंगा वहां पे। ठीक है, इस चीज को बोला गया। जुडिशियल स्टेप्स इन व्हेन सच डेलिकेट इंटरेस्ट आर बी एट लॉगहियर्ड। ठीक है, यानी जब ऐसे नाजुक हितों पर टकराव होता है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है, तो ऐसे हस्तक्षेप करती है। और ये अपने खिलाफ गवाही देने को नहीं माना गया, ये कहां पे दिया गया है? अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 के अंदर दिया गया, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिमिलरली व्हेन देयर इज अ थिन लाइन विद डिफरेंस बिटवीन अ केस ऑफ अ पुलिस एक्सरसाइजिंग देयर पावर्स ऑफ गैदर विटनेस इन द एक्सरसाइज ऑफ द legitimate and access right to state organ, role of the judiciary become vital। तो बहुत थिन लेयर है, थिन लेयर है, ये बहुत ही परत एकदम हल्की पतली है। ये तो मैंने बहुत मोटा बना दिया, पर बहुत ही पतली लेयर है किसके बीच में, कि वो अपना इंट्रोगेशन कर रही है या एक्सेसिव फोर्स को यूज करे, उसके बीच में बहुत ही थिन लेयर है। थोड़ी बहुत अगर मारपीट दे रही है पुलिस इंक्वायरी में तो वो थिन लेयर ठीक है, वो तो इंक्वायरी में चीजें हो सकती हैं, पर किसी को इस लेवल पे मारना कि उसके हाथ पैर पे चोट लग जाए, उसको अंदरूनी चोट आ जाए, ये देखिए ऐसा नहीं कर सकते आप। जो डिफरेंस है वो बहुत माइनर है, बहुत कम का माइनर है, डिफरेंस है। और इसको कौन तय करता है कि ये एक्सेसिव फोर्स यूज किया गया है या विद इन पावर यूज किया गया है, ये भी तय कौन करेगा? जुडिशरी तय करती है। तो जुडिशरी का बहुत ज्यादा रोल रहता है आपके गवर्नमेंट के अंदर। आप देखो कि कहां जुडिशरी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इन ऑर्डर टू इंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फ्रीडम सच एज फ्रीडम टू स्पीक इन अ पब्लिक और पीसफुली असेंबल आर इंटरप्रेटेड एज पर द ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी, जुडिशरी हैज बीन केप्ट फ्री फ्रॉम एनी इंटरनल प्रेशर। तो किसी भी व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो किसी भी बातों को कहने की उसके पास फ्रीडम दी गई है, वो सरकार के खिलाफ भी कह सकता है, उसके पास उसको बोलने का अधिकार वहां पे दिया गया है। और अगर ऐसा करने से कहीं पे रोका जाएगा, जुडिशरी वहां पे इंटरफेयर करेगी और उस चीज को रोकने का काम वहां पे जुडिशरी करेगी वहां पे। ठीक है, उनको रोकने का काम कौन करेगा? जुडिशरी करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा पॉइंट था, दिस इज पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन जुडिशरी इज इंटरप्रेट अ केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट between the government, political party in power and
certain protesting people of the civil society who have peacefully articulate their opinions to society issue example criminal against women। तो यहाँ पे आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो, कहीं पे आप एकजुट हो सकते हो, किसी के खिलाफ नारा लगा सकते हो, कोई अगर वुमेन्स के खिलाफ कोई अपराध हो रहा है तो वहां पर अपनी आवाजों को उठा सकते हो। यहाँ पे इस चीज की आजादी दी गई है और ये आजादी आपको संविधान में हालांकि तो दी गई है, पर इस चीज को कभी कभी गवर्नमेंट रोकने की भी कोशिश करती है, तो वहां पे फिर जुडिशरी आपको बचाने का काम करती है कि इनको अधिकार है अपनी बातों को रखने का यहाँ पे, ठीक है। तो जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहां पे। आगे हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है जुडिशरी एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी क्या है? एक फंडामेंटल, हु इज द फंडामेंटल गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन ये पूछ लेगा, ये क्वेश्चन ही है, देखिए, ठीक है, क्या है क्वेश्चन ये कि हु इज द एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो वो कौन है? जुडिशरी, ये है न्यायपालिका है जो क्या है वहां पे संरक्षक के रूप में कार्य करती है। विच आर कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्तियों को मिला, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है इसको फंडामेंटल राइट मिला, और फंडामेंटल राइट का जो गार्जियन है, ठीक है, उसको बचाने का काम कौन करता है? जुडिशरी करता है। जब भी सरकार आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वायलेट करेगी तो वहां पे ढाल बनकर उसको बचाने का काम कौन करता है? जुडिशरी ही करती है। वहां पे उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य करती है, ठीक है। मौलिक अधिकार के संरक्षण में कौन काम करता है? तो न्यायपालिका काम करती है। संवैधानिक रूप से भारत में प्रत्येक नागरिक को दिया गया है, और ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये सभी व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। कोई मतलब नहीं है कि किस जाति का है, किस धर्म का है, किस एज का है। जो फंडामेंटल राइट्स है ये सभी व्यक्तियों को दिया गया है, मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को दिया गया है। Independence of judiciary was carved out during the formation of Indian's constitution and India was transitionary from a federal to democratic orders। यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान बनाई गई थी। तो इसकी स्वतंत्रता के बारे में, क्योंकि बार बार देखिए एक चीज है, अगर जुडिशरी स्वतंत्र नहीं रहेगी वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी, वो किसी के दबाव में आके काम करने लगेगी। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, स्वतंत्र रूप से रहना बहुत जरूरी है, और ये संविधान निर्माण के समय ही इसको बनाया गया था। भारत एक सामंती व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा था, उसी समय इसको बनाया गया था ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके अधिकारों को, ठीक है। इट वॉज डन टू फुली ट्रांसलेट द वेल किड प्रोविजन टू एक्सटेंसिव राइट्स guaranteed under the constitution in the lives of every citizens। our constitution grants us unique rights such as, हमारे जो संविधान है इसमें क्या कुछ और भी राइट्स दिए गए हैं जिनको प्रोटेक्ट करने का काम जुडिशरी करता है। वो कौन कौन से राइट्स हैं उसके बारे में आइए हम आगे देखते हैं। पहला इसमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को भी रखा गया है कि इसको भी प्रोटेक्ट करके रखा गया है। द राइट टू लाइफ का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये भी थोड़ा रखा जा सकता है। बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो किसी भी बेसिस पे, चाहे वो किसी का रिलीजन हो गया, चाहे रेस हो गया, चाहे कास्ट हो गया, चाहे सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ हो गया। तो ये वो चीजें जैसे नागरिक और राजनीतिक आधार, ठीक है, कैसे नहीं हो सकता, जैसे जीवन का अधिकार है, ठीक है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव स्वतंत्रता की अधिकार है, मतलब इसको आप भेदभाव नहीं कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे बताया गया। और कौन कौन से पॉइंट रखेंगे तो आपको याद रखना है, जीवन का अधिकार पहला, धर्म दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये क्या है, छठा है रखा गया है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रख लेना है। राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ को रखा गया है। ये ग्राउंड्स आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। अगला है आपका इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स और कुछ सोशल एंड कल्चरल राइट्स भी दिया गया, जैसे फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो कोई भी आप प्रैक्टिस रिलीजन को कर सकते हो। इंडिया का एक सेक्युलर देश है। सेक्युलर देश का मतलब है कि आप कोई भी अगर रिलीजन को फॉलो करना चाहते हो आप उसको फॉलो कर सकते
हो वहां पे, ठीक है। और कोई भी अगर आप माइनॉरिटीज है, अगर कोई माइनॉरिटीज है यानी जिनकी जनसंख्या कम है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात भी यहाँ पे की गई है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी हैज एम्पावर इंडियन सिटीजंस एंड परफॉर्म टू दिस रोल illustratively. One may look into the role of court as given and expand meaning Article 21 of the Indian Constitution, ठीक है, which talks about the right to life and personal liberty. तो बस आपको ये याद रखना है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 21 में दिया गया है, इसको आपको याद रख लेना है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका में भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाया है, ठीक है। जो निष्पक्ष न्यायपालिका उसने क्या किया, भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाया, मतलब मजबूत बनाया, ताकि अगर उनके साथ कोई अगर गलत चीजें हो भी रही है तो उसको न्याय दिलाने का काम वहां पे न्यायपालिका करती है। आगे बढ़ते क्या भूमिका निभाई गई है। उदाहरण के तौर पर कोई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को विस्तारित अर्थ देते में न्यायालय की भूमिका पर गौर कर सकता है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समान अधिकार से बनाया जाता है। अब इसी में एक एग्जांपल आर्टिकल 21 को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, जैसे स्ट्रीट वेंडर होते हैं जो रोड पे सामान को बेचते हैं, तो उसको भी राइट टू लाइफ के अंदर रखा गया था। ये तो संविधान में नहीं दिया गया था कि जो रोड पे ठेला लगा के लोग बेच रहे हैं ये राइट टू लाइफ के अंदर आता है, लेकिन जुडिशरी ने अपने इंटरप्रिटेशन से वहां पे क्या किया कि जो स्ट्रीट वेंडर है यानी जो रोड पे ठेला लगा के सामान फल सब्जी बेच रहे हैं, वो अपने जिंदगी को जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए ही उस काम को कर रहे हैं वहां पे, तो उसको भी जुडिशरी ने क्या किया, राइट टू लाइफ के अंदर रखा, यानी आर्टिकल 21 के अंदर उस चीज को भी वहां पे रखा गया था। तो ये बातें भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जा सकता है कि किसी भी स्ट्रीट मतलब रोड पे कोई फल सब्जी बेच रहा है तो किस आर्टिकल के अंदर आएगा, वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी आर्टिकल 21 के तहत वो आएगा, आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, with the freedom the Supreme Court has held that a street vendor has a right to operate a street on selling product on the street is linked to his livelihood and daily living which protects under Article 21। तो इसी चीज को मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जो स्ट्रीट वेंडर है यानी जो रोड पे फल सब्जियां बेचते हैं, कुछ सामान लगा के बेचते हैं, तो उसको भी जुडिशरी ने, ये संविधान में कहीं नहीं दिया गया था, लेकिन जुडिशरी ने वहां पे क्या किया, उसको आर्टिकल 21 के अंदर रखा इंटरप्रिटेशन में कि भाई इनको जीने का अधिकार है, तो ये अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, वो जिंदा कैसे रहेंगे, अगर वो कुछ फल सब्जी अगर नहीं बेच रहेंगे तो उनका जीवन कैसे चलेगा। तो बहुत नेसेसरी चीज में इसको बेचने वाली जो चीजें हैं जो रोड पे बेच रहे हैं इसको भी रखा गया था, और बोला गया कि जो भी व्यक्ति इसको बेच रहा है उसको क्या है, उसका भी अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर उसको रखा गया था। आर्टिकल 21 ये आपको याद रख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, सिमिलरली द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो स्टार्टेड दैट दोज हु आर एज डिसेबल्ड एंड destitute in India including men and women have right to food which is most essential for their survival। तो राइट टू फूड को भी रखा गया था। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो खाना उसको नहीं मिल पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो डिसेबल है, चाहे वो फाइनेंशियली इतना वीक हो गया कि वो फूड भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, तो राइट टू फूड को भी क्या यहाँ पे एसेंशियल में रखा गया था, राइट टू फूड को भी यहाँ पे रखा गया है, और ये सब जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन से ही हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि भारत में पुरुषों और महिलाओं सहित जो वृद्ध, विकलांग और निराश्रित है उन्हें भोजन का अधिकार है, ठीक है, उन्हें भोजन का अधिकार है। तो राइट टू फूड भी क्या है, फंडामेंटल राइट है, उनके अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक है। तो भाई वो जिंदा कब रहेंगे, जब खाने को मिलेगा ना, तो राइट टू फूड भी क्या है, फंडामेंटल राइट के अंदर रखा गया था। State has corresponding duty to provide them with food. This right has been read into the general rights under Article 21। ये सब क्या है, आर्टिकल 21 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ये मैं सेपरेट एक क्लास ही आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जिसमें मैं आर्टिकल 21 डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल 19, 20, 21, ये मैं आपको वहां पे कराने वाला हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल से मैं सेशन रखूंगा इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप ये याद रखिएगा कि राइट टू फूड को भी आर्टिकल 21 के अंदर रखा गया है, राइट टू फूड को भी
और राइट टू लाइफ एंड पर्सन, जो स्ट्रीट वेंडर्स जो सामान बेच रहे थे उनको भी आर्टिकल 21 के अंदर रखा गया है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। अगला है आपका therefore the court performing the role which is granted as the time of the drafting of Indian Constitution, ठीक है। यानी इसलिए न्यायालय वह भूमिका निभा रहा है जो उसे भारतीय संविधान ने प्रारूपण के समय दी गई थी। तो ये जब संविधान बना था उसी समय जो जुडिशरी की शक्तियां थी, जो उसके काम थे, उसको बताया गया था और जुडिशरी उसी के हिसाब से काम कर रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्याय दिलाने का काम। तो वो संविधान के अंदर जो चीजें मिसिंग आउट है, गैप आउट है, जो चीजें नहीं आ रही है वहां पर उसको फुलफिल करने का काम जुडिशरी करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको जो भी लॉ स्टूडेंट आप समझो जुडिशरी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो सरकार में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव में, चाहे लोगों के ह्यूमन राइट्स में, चाहे किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे गैप है वहां पे, हर जगह जुडिशरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ न्याय देना मतलब कानून में केस में फैसला देना ही जुडिशरी का काम नहीं है, जुडिशरी का बहुत बड़ा काम है जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं, even though the drafters did not include specific rights such as livelihood and food। देखिए वही चीज मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो वहां पे लाइवलीहुड को, फूड को कंसीडर नहीं किया गया था, पर जुडिशरी को ये शक्ति थी कि वहां पे अगर कोई गैप है, कोई ऐसी चीजें अगर मानव अधिकार के खिलाफ है तो वहां पे वो उसके अगेंस्ट में डिसीजन दे सकता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर सकता है जुडिशरी, उसको ये शक्ति दी गई थी। तो उस शक्ति के अनुसार उन्होंने वहां पे जुडिशरी ने क्या किया, इंटरप्रिटेशन किया, वहां पे चेंज करने का काम किया है। Within the constitution amid of enforceable fundamental rights, they are now made available to the citizen of India matter of right। तो ये क्या है, मैटर ऑफ राइट के तहत क्या हुआ, ये मिलना चाहिए, ठीक है, खाना मिलना चाहिए, उनको जीवन यापन के लिए उनको अधिकार मिलना चाहिए, वो रोड पे सामान बेच सके, ये अधिकार उनको मिलना चाहिए। तो ये अधिकार उनको कौन दिलाया, उन व्यक्तियों को ये अधिकार कौन दिलाया, तो वो दिलाया जुडिशरी ने, ठीक है। चलिए आप ये समझ पा रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट रोल जुडिशरी प्ले कर रहा है। आगे आपका दिस हैज बीन पॉसिबल ओनली बाय द इंटरप्रिटेशन और रूल मेकिंग फंक्शन ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया। तो ये कैसे हो पा रहा है, ये सभी चीजें फॉलो कैसे हो पा रही हैं, तो ये कानून के द्वारा जो हमारी न्यायपालिका है वो यहाँ पे कानून के द्वारा उस चीज को कर रही है। भारत में न्यायालयों को व्याख्या और नियम निर्माण कार्य से ही संभव हो सकता है। तो कुछ जैसे मैंने आपको बताया था ना, कॉमन लॉ सिस्टम है जहाँ पे जुडिशरी भी लॉ को कुछ बना सकती है वहां पे, ठीक है। जहाँ पे गैप होगा वहां पे जुडिशरी भी कानून बना सकती है और उसी शक्ति का यूज करके जुडिशरी ने यहाँ पे वो कानून बनाए जिससे लोगों को खाने का अधिकार मिल सके, उनको बेचने का अधिकार वहां पे मिल सके, ठीक है। वो अधिकार उनको संविधान में दिया गया है। In the domain of the criminal law as well, independent of judiciary is linked to the granting of fair trial to the accused। वैसे ही आपराधिक कानून के क्षेत्र में भी क्या हुआ, अच्छे से उसकी सुनवाई की जाए, ठीक है। भले कोई एक्यूज है, कोई अपराधी, उसके ऊपर आरोप लगा दिया गया हो कि ये इसने 10 लोगों की हत्या कर दी, पर उसकी बातों को भी सुनने का अधिकार दिया जाए, न्यायालय के अंदर उसकी बातों को भी सुना जाए, ठीक है। तो ये भी अधिकार उसको दिया गया है। आपराधिक कानून के क्षेत्र में भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई देने का से जुड़ी है। तो अगर न्यायपालिका निष्पक्ष रहेगी तभी वो दोनों लोगों की बात को सुन पाएगी वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एडवर्शियल सिस्टम फॉलो होगा, जो लॉयर वहां अपने फैक्ट्स को रखेंगे। अगेन जो बच्चे लॉयर बनने जा रहे हैं, लॉयर का सपना देखा है, तो आप समझिए आपका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वहां पे। किसी को न्याय दिलाना है, किसी को फांसी सजाना, इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। अगर आपने तथ्य उसके फेवर में दे दिया तो अपने क्लाइंट को बचा ले जाओगे उस केस में, और अगर आप फेलियर हो गए, उस फैक्ट को बताने में फेलियर हो गए, तो आपका उस फेलियर की वजह से किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी जेल में बीत सकती है। तो वहां पे आप समझिए कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना और साथ ही साथ जो एडवर्शियल मॉडल ऑफ सिस्टम है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में, वहां पे एडवोकेट का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ये न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, पर ये कैसे काम करेगी, ये तथ्य पे ही काम करेगी, ठीक है। जो फैक्ट आप देंगे इसी पे वो काम करेगी। तो फैक्ट कितना अच्छा से आप बना पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप लोग बहुत मेहनत से इस चीज को जरूर पढ़िएगा, ठीक है।
आगे आपका दिस बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इवन व्हेन द एक्यूज आर फॉरेन नेशनल और पर्सनल हु हैव कमिटेड क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टेररिस्ट। ठीक है, यह तब भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब आरोपी विदेशी नागरिक हो या ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य के खिलाफ अपराध किया हो, जैसे आतंकवादी। तो ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार सभी व्यक्तियों को है। ठीक है, आतंकवादी को भी अपनी बात कोर्ट में रखने की मतलब वो है कि वो अपनी बातों को वहां पे रख सकता है, भले आतंकवादी ही क्यों ना हो, उसका भी ये अधिकार है कि अपने वो बातों को, अपने पक्ष को वो न्यायालय में रख सकता है। ठीक है, तो ये भी चीजें यहाँ पे बताया गया, चाहे वो किसी दूसरे देश का भी व्यक्ति हो, अपराधी हो, क्रिमिनल हो, तो उसको भी अपनी बात रखने का न्यायालय में मौका मिलेगा। उसी के बाद ही उसको सजा सुनाई जाएगी, डिसीजन जो भी आएगा कोर्ट का वो आएगा, पर उसको अपनी बात रखने का वहां पे अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वाइटल फॉर द रिस्पेक्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कानून की उचित प्रक्रिया से समान के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है। कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करने के लिए कानून का फ्री होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कानून को अच्छे से फॉलो करने के लिए वो अगर स्वतंत्र नहीं रहेगा, किसी की अगर बात सुनेगा, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कानून को उचित जैसे सुनवाई किया जाता है, जो उसका तरीका वैसे वो नहीं कर पाएगा, तब कहीं ना कहीं उचित प्रक्रिया फॉलो नहीं हो पाएगी। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए यहाँ पे आपको जरूरी है कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए क्या जरूरी है, तो वहां पे होगा इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, स्वतंत्र होना, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना वहां पे बहुत जरूरी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, इसके बारे में जरा से देख लीजिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस दैट द स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द लीगल राइट्स दैट आर ओन टू अ पर्सन और कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ फेयरनेस, लिबर्टी, फंडामेंटल राइट्स एक्सेट्रा। यानी कि कानून की उचित प्रक्रिया का अर्थ है कि राज्य को किसी व्यक्ति के सभी कानून अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और निष्पक्षता, स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों आदि के मानदंडों को पुष्टि करना चाहिए। यानी कि राज्य को किसी व्यक्ति के सभी कानूनों को, अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को फंडामेंटल राइट्स दिया गया, तो उसका सम्मान करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर उन अधिकारों का सम्मान गवर्नमेंट नहीं कर रही है, उनका मिसयूज कर रही है, तो वहां पे जुडिशरी उनकी ढाल बन के खड़ी होगी। वहां पे क्या करेगी, जुडिशरी इंटरफेयर करेगी और ये इंश्योर कराएगी कि कोई भी सरकार हो, आपको ह्यूमन राइट का सम्मान करना होगा, उनका जो अधिकार है उसका आपको सम्मान करना होगा। सम्मान करने का मतलब है कि आप उनके अधिकारों को छीन नहीं सकते हो, आप कोई ऐसा कानून, ऐसा नियम नहीं ला सकते हो जिससे उनके अधिकारों को छीना जाए। ठीक है, अगर कोई सरकार ऐसा करेगी तो उसको रोकने का काम जुडिशरी करता है। तो उसी चीज को यहाँ पे बोला गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी आपको, सरकार को लोगों के जो अधिकार है उसको सम्मान करने का अधिकार वहां पे बोला गया कि आपको उसका सम्मान करना होगा। ओनली एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैन मेक दियर कॉन्सेप्ट ऑपरेशन। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, अगला आपका हिस्ट्री ऑफ एविडेंस दैट व्हेनेवर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैज बीन डिस्टर्ब्ड इट हैज डायरेक्टली इंपैक्ट अपॉन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस एंड राइट अ ग्रांट एवरेज सिटीजन्स। यानी इतिहास गवाह है, जब भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता में गड़बड़ी हुई है, इसका सीधा असर शासन की उचित प्रक्रिया और औसत नागरिकों को दिए गए अधिकारों पर पड़ा है। तो यानी अगर जब भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम किया जाएगा, तो क्या होगा, इसका असर सीधे सीधे क्या होगा, लोगों पे पड़ेगा। क्योंकि लोगों का जो फंडामेंटल राइट है, इसका गार्जियन कौन, इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है जुडिशरी। अगर जुडिशरी को ही अगर हार्म किया जाएगा, तो क्या होगा, जो लोगों का फंडामेंटल राइट्स है वो भी कहीं ना कहीं वायलेट होने लगेगा। ठीक है, कभी भी अगर देखिएगा, बहुत सारे केस ऐसे आए थे जहां पे जुडिशरी को क्या किया था, उसकी शक्तियों को थोड़ा सा छीना गया, उसके ऊपर दबाव बनाया गया, उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया, तो वहां पे क्या हुआ, लोगों के मानव अधिकार का भी हनन हुआ वहां पे। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे बता रहा है। आगे हम देखते हैं जरा सा, these lesson teach us even grave political circumstances the right to citizens should not be compromised, and this could only be possible through the independence of judiciary and impartially judiciary। तो ये सब कुछ मानव अधिकार की जो प्रोटेक्शन है, जो उसकी अधिकार है, उसका रक्षा तभी हो पाएगा
जब जो जुडिशरी की स्वतंत्रता है उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो उसकी स्वतंत्रता अगर बनी रहेगी तो मानव का जो अधिकार है वो भी बना रहेगा। अगर न्यायालय की स्वतंत्रता को छीना जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर मानव की स्वतंत्रता को भी छीनने की कोशिश वहां पे हो जाएगी, उनके भी अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पाएगा वहां पे। तो उसी चीज को बोला गया है कि अगर मानव के अधिकारों का संरक्षण करना है, उनकी प्रोटेक्ट करना है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है वहां पे, ठीक है। आगे इस देयरफॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रिमेन्स अ वाइटल कोर प्रिंसिपल ऑफ द इवन द मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो बहुत ही कोर प्रिंसिपल प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आप भी समझ रहे हो इस चीज को कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो वो आपकी पूरी रक्षा कर पाएगी, जहां पे कमी है वहां पे जुडिशरी भी आपकी सहायता कर पाएगी। लेकिन अगर जुडिशरी को अगर इंडिपेंडेंट नहीं रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं मानव अधिकार का भी हनन बहुत ज्यादा होते लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्लास के अंदर। और जो भी बच्चे अगर YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी को मैं बता दूं कि हमारा सामर्थ बैच चल रहा है। जो भी बच्चे BLLB एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं CUET 2024 में, वो लैंग्वेज से परेशान है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में उनको दिक्कत आ रही है, उनको लीगल स्टडीज डोमेन में दिक्कत आ रही है, उनको जनरल टेस्ट में दिक्कत आ रही है, तो आप एक फुल कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर हम लोगों ने लाया है, सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हो। साथ ही प्रैक्टिस, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम आपको मिलेगा, वहां पे 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। प्रॉपर तैयारी हम कराने वाला है जस्ट 2000 रुपीज में। हमारा ऐप है डीएनएस एजुकेटर, आप प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारा ऐप नंबर है 6387986764 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और इस बैच के साथ जुड़ के आप अपनी पूरी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका आंसर आप लोग जरूर दिया करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।